वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। हम लोग सेकंड पार्ट पे आ चुके हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के, दैट मींस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। और यहां पे हम लोग अबाउट हेनरी फ्योल पढ़ने वाले हैं। हेनरी फ्योल के बारे में पढ़ा जाएगा, फिर इनके प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट मींस क्या क्या सिद्धांत दिए गए हैं मैनेजर्स के लिए, वो भी सारे एक बार एक पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पे 14 प्रिंसिपल्स देखे गए हैं हेनरी फ्योल। और हेनरी फ्योल के 14 प्रिंसिपल्स एक तो याद नहीं होते, दूसरी बात इनके जो क्या कहते हैं मीनिंग्स है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं। तो ध्यान रखेंगे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है और प्लीज वीडियो को स्किप मत करना, वरना वो सारा का सारा जो एक्सट्रैक्ट है वो पहुंच नहीं पाएगा। तो ध्यान रखेंगे हम लोग अबाउट हेनरी फ्योल पढ़ने वाले हैं और इसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे। हेनरी फ्योल का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है हेनरी फ्योल 1841 टू 1925 गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग। बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पे हेनरी फ्योल जो थे वो 1841 में पैदा हुए थे और 1925 में इनका देहांत हो गया था। गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग, दैट मींस एक ओवरऑल माइनिंग में इंजीनियर का काम करते थे। He is well known as the father of journal management। इन्होंने जर्नल मैनेजमेंट के कुछ सिद्धांत, दैट मींस प्रिंसिपल्स दिए थे जो आज आपके क्लास 12th में पढ़ाए जा रहे हैं। तो वो ओवरऑल इन्होंने क्या कहते हैं बहुत अच्छी तरीके से कंडक्ट किए थे, इसलिए इनको नाम दिया गया था फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट एज वेल। और इसके बाद अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे आगे लिखा है ही जॉइंस फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860s एज इंजीनियर। बच्चे अब ये ऐसी चीजें हैं जो आपको बुक में नहीं मिलेंगी, लेकिन जिन लोगों ने बना के रखा होगा अपना दैट इज योर प्रोजेक्ट, तो उनको ये चीज देखने को मिल गई होगी, वो इस चीज को पढ़े होंगे। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे लिखा ही जॉइंड फ्रेंच माइनिंग कंपनी इन 1860s एज एन इंजीनियर। इन्होंने 1860 में बेसिकली क्या किया था, शुरू किया था एज ए इंजीनियर इन दी फ्रेंच माइनिंग कंपनी। ये फ्रेंच माइनिंग कंपनी थी बेसिकली। अब माइनिंग की जाती है इस तरीके से, मैं एक फोटो के जरिए दिखा दूंगा। तो स्पेसिफिकली कहने का मतलब है यहाँ पे 1860 में एज अ माइनिंग इंजीनियर इन्होंने शुरू किया था। ही रोज टू द पोजीशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 1988 और फिर उसी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर की पद से भी जाने लगे इन 1988 टाइप। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे इनकी जो ओवरऑल पोजीशन थी वो अपग्रेड हुई, इनका प्रमोशन हुआ और 1988 में इनका पोजीशन मिला मैनेजिंग डायरेक्टर का। बच्चे ध्यान रखा, मैनेजिंग डायरेक्टर एक टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है और इनको एक 1988 में मैनेजिंग डायरेक्टर का पोजीशन मिला, जहां पे सबसे बड़े मैनेजर कहलाने लगे। ध्यान रखना, इस ओवरऑल घटना के बाद इनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो था वो फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट का हो गया। दैट मींस इन्होंने बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने आगे आने वाले मैनेजर्स के लिए, और एट द एंड में क्या हुए, पूरी दुनिया में जाने लगे। और इसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 2 भी बना दिए। तो यही था हमारे हेनरी फ्योल की कहानी। अब देख लेते हैं कि जो ओवरऑल प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरीके के। तो इनके प्रिंसिपल्स जो हैं वो 14 टाइप के हैं। सबसे पहला डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी, थर्ड है डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबलाइजेशन ऑफ टेन्योर और इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट द कॉप। सिंपल कहने का मतलब है इन 14 प्रिंसिपल से पूरा का पूरा फ्योल का स्ट्रक्चर बन जाता है। और ध्यान रखेंगे बच्चा, ये 14 के 14 आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेने, क्योंकि इन्हीं से आपके जो केस स्टडीज हैं वो फॉर्म होती रहेंगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे, दैट इज अवर डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क क्या कहता है बच्चे, ध्यान रखेंगे, वर्क इज डिवाइडेड इन द स्मॉल टास्क जॉब्स एंड ईच वर्क इज डन बाय द ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट which leads to the greater efficiency, specialization, increased production and reduction of unnecessary wastage of movement। बच्चे ध्यान रखना, डिवीजन ऑफ वर्क मैंने ओरल ऑर्गेनाइजिंग की लाइव अगर तुम लोगों ने देखी हुई तो मैंने बताया था, यहाँ पे डिवीजन ऑफ वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप एक काम को डिवाइड नहीं करेंगे इन स्मॉलर टास्क, तो आपका काम बहुत बड़ा हो जाएगा और वो आपको दिक्कत भी दे सकता है। डिवीजन ऑफ वर्क सिंपली सेज कि आपको सारे काम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसको ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट को दे देना है। अगर वो ट्रेन्ड स्पेशलिस्ट के पास नहीं गया तो बच्चे ध्यान रखना वो काम बिगड़ भी सकता है। तो यहां पे मैं तुमसे बहुत अच्छी तरीके से कह रहा हूं, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब तुम्हारे बहुत ज्यादा कठिन काम को, मेसी काम को, कॉम्प्लेक्स काम को, जो तुम्हारे दिमाग में बहुत ज्यादा मेस्ड अप है, उसको छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो और उन छोटे पार्ट्स को ऐसे लोगों को दे दो जो पर्टिकुलरली उसमें स्पेशलिस्ट है, और यही को बोला जाता है आपका डिवीजन ऑफ वर्क। और यही हमारा पहला प्रिंसिपल था हेनरी फ्योल का। आई होप तुमको ये चीज समझ आई। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बच्चा दोनों ही यहाँ पे बैकग्राउंड में देखो तराजू बना होगा, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अथॉरिटी मींस पावर टू टेक डिसीजन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी मींस ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। बच्चे यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये ध्यान रखिएगा। अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी मींस पावर। अथॉरिटी का मतलब पावर होता है।
और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब। मतलब अगर मैं तुमको कोई ऑर्डर दे रहा हूं तो अथॉरिटी है, और वहीं पे अगर तुम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर रहे हो और उस ऑर्डर से तुम पर्टिकुलरली क्या कर रहे हो, उस ऑर्डर को उसका तुम पालन कर रहे हो और मेरे को अकाउंटेबल हो, तो बेसिकली क्या हुआ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई तुम्हारी। सिंपल कहने का मतलब है। और ये जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी इज अ बिग थिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबऑर्डिनेट्स करते हैं। अथॉरिटी बॉस के पास होती है, सबऑर्डिनेट्स के पास होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात बताओ सिंपल तरीके में, अगर तुम्हें एक क्लास को मॉनिटर करना है तो तुम्हें ऑब्वियस सी बात है मॉनिटर का पद दिया जाएगा, जिसको तुम लोग टीचर्स का चमचा बोलते हो। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, तो तुमको पर्टिकुलरली क्या कहेंगे, मॉनिटर का पद दिया जाएगा। लेकिन सोचो क्या हो कि वो तुम्हें प्रिंसिपल का पद दे दे। ये बिल्कुल एक इमेजिनरी टास्क है, लेकिन ध्यान रखना मैं तुमसे बात कर रहा हूं। अगर तुमको एक क्लास मैनेज करना है तो तुम्हें मॉनिटर की पद की जरूरत है। अगर तुम्हें प्रिंसिपल का पद दे दिया जाए तो तुम क्या करोगे, तुम पूरा का पूरा स्कूल बर्बाद कर दोगे। यहां पे तुमने क्या किया है, तुम्हारा पूरा का पूरा जो अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है उसको कुछ ज्यादा ही लिमिट तक एक्सटेंड कर दिया है। तुम उसका मिसयूज करोगे, तुम उन सारे के सारे लड़कों को भगा दोगे, रेस्टिगेट कर दोगे, उन टीचरों को भगा दोगे नौकरी से जिनसे तुम चिढ़ते हो। और अगर यहीं पे बात किया जाए कि तुम्हें पूरे स्कूल को संभालना है और तुम्हें प्रिंसिपल के पद की जरूरत है, लेकिन तुम्हें मॉनिटर बना दिया गया है, तो यहाँ पे तुम्हारी जो अथॉरिटी का स्ट्रक्चर है वो बहुत कम कर दिया गया है, जिससे तुम कभी काम ही नहीं कर पाओगे, सब टपली मार के चले जाएंगे। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, अथॉरिटी अगर ज़्यादा हो गई तो भी गलत है, अथॉरिटी अगर कम हो गई तो भी गलत है। अथॉरिटी ज़्यादा हो गई तो लोग मिसयूज़ करने लगते हैं, और अथॉरिटी कम हो गई तो फेलियर ऑफ वर्क हो जाता है। दैट्स वाई अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक बैलेंस होना यहाँ पे ज़रूरी है। आगे बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे। आई होप आपको सेकंड टॉपिक समझ आया हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। आगे बात करते हैं बच्चा। ओके स्टूडेंट्स, एक कट लेना पड़ गया। खैर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। दैट मींस आवर थर्ड प्रिंसिपल ऑफ फ्योल, दैट इज डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन में यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द ओबीडियंस टू द ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स बाय द सबऑर्डिनेट्स। डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपरविजन एट ऑल लेवल्स, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट्स एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहां पे डिसिप्लिन का मतलब है हर जगह पे डिसिप्लिन की जरूरत होती है। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स को फॉलो करना। अब वो इंस्टाग्राम के कोट मत मेरे सामने तुम डाल देना कि रूल्स ब्रेक करने के लिए होते हैं। बच्चे रूल्स ब्रेक करने के लिए होते हैं तभी तुम्हारी जिंदगी भी ब्रेक हो जाती है, ठीक है, साथ ही उसी के। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, अगर आप अपने काम को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप मैनेजमेंट को लेकर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप एक सबऑर्डिनेट है तो अपने ओवरऑल जो अथॉरिटीज आपको मिली हुई हैं, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई हैं, अगर उनको लेकर डिसिप्लिन नहीं है, अगर आप रूल्स को फॉलो ही नहीं करते या फिर आप करना ही नहीं चाहते, या आप सोच के रखें कि मैं तो ऐसे काम चलाया, मैंने अपने करिकुलम में भी ऐसे काम चलाया, मैं अपने जॉब लाइफ में भी ऐसे काम चलाऊंगा, मैं अपनी पूरी कंपनी को भी ऐसे चलाऊंगा। बच्चे डिसिप्लिन नहीं है। आप रूल्स एंड रेगुलेशन को, आप ऑर्गेनाइजेशनल रूल को, आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अच्छा मानते ही नहीं है या फिर उसको मानना ही नहीं चाहते हैं, तो बच्चे ध्यान रखना, आप डिसिप्लिन्ड नहीं है। आपको क्लास नर्सरी से डिसिप्लिन रहना सिखाया जाता है। इस डिसिप्लिन का मतलब आप तभी समझ सकते हैं जब आप एक बिजनेस करिकुलम में आते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है, और सबसे ज्यादा लैग इसी में देखने को मिलता है। लोग डिसिप्लिन्ड नहीं होते। सिंपल कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बताया जा रहा है डिसिप्लिन का, ये बताता है कि आपको अपने जॉब में 100% रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, और दैट्स द मोटिव बिहाइंड द डिसिप्लिन। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। पढ़ते हैं इसके नेक्स्ट अपने फोर्थ प्रिंसिपल, दैट मीन्स हमारा है यूनिटी ऑफ कमांड। अच्छा, यूनिटी ऑफ कमांड और इसके बाद आता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में दोनों बच्चों में बेसिकली इस दोनों टॉपिक में बच्चों को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं डिफिकल्टी होती है समझने में कि भाई क्या यूनिटी ऑफ कमांड कह रहा है और क्या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कह रहा है। तो यूनिटी ऑफ कमांड डिक्लेयर्ड, इट इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपीरियर ओनली, अदरवाइज इट विल क्रिएट कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्टर्बेंस एंड ओवरलैपिंग द एक्टिविटीज। मुझे ध्यान रखना, यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है कि आपको कमांड एक जगह से मिलनी चाहिए। सिंपल कहने का मतलब इंप्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम वन सुपरवाइजर। सिंपल कहने का मतलब तुम क्या आज गए, तुम्हारी अकाउंटेंसी कोई और टीचर पढ़ा रहा है, कर रहा है तो कोई और पढ़ाने लगा, परसों आए तो कोई और पढ़ाने लगा। बच्चे तुम कभी भी अकाउंटेंसी को समझ ही नहीं पाओगे। और ये वही बच्चे हैं जो हर दिन ट्यूशन बदला करते हैं। आज इस ट्यूशन में दिख रहे हैं तो कल उस कोचिंग में दिख जाएंगे, कल पता नहीं कहां दिख जाएंगे, पता दूसरे ग्रह में ट्यूशन पढ़ रहे हैं। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड सिंपली सेज कि यहां पे वर्कर को एक जगह से इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए। अगर वो 10 जगह से इंस्ट्रक्शंस पाएगा तो उसके लिए कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और जहां पे कंफ्यूजन
कंफ्यूजन क्रिएट हुई, वर्कर का पतन वहीं से शुरू हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ये यूनिटी ऑफ कमांड होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की, तो इसका बिल्कुल ही स्ट्रक्चर अलग है। ये बताता है ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव एंड हैविंग वन हेड एंड वन प्लान। यहाँ पे ये बहुत जरूरी लाइन है, आपको केस स्टडीज में बहुत जगह दिखेगी, और अगर ना भी दिखे, अगर कोई आंसर लिखने को आ जाए, तो ये वन हेड वन प्लान वाला लाइन आपको जरूर लिखना है। ये बताता है कि आपका एक दिमाग एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। मतलब सिंपल कहने का मतलब है कि जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटी है उसका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए। आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक पिज्जा की कंपनी बनाते हैं, कल बर्गर बना देंगे, कल उसके बाद ऑटोमोबाइल शुरू कर देंगे। मतलब क्या चल रहा है, मतलब हमारे पास डायरेक्शन ही नहीं है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है कि ये तुम्हारी डायरेक्शन फिक्स होनी चाहिए। इफ यू आरंट हैविंग द डायरेक्शन, आप कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे सक्सेस की तरफ। सक्सेस डायरेक्शन चाहती है, और आपके पास अगर डायरेक्शन नहीं है तो आप बर्बाद हो जाएंगे। तो यहां पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बस इतना ही कहता है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ रही हो। तो बच्चे ध्यान रखना, यहां पे लिखा हुआ है वन हेड वन प्लान, दिस इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। दैट मींस कोऑर्डिनेशन रहेगा, यूनिटी ऑफ एक्शन रहेगा, सब इंटीग्रेटेड एक साथ काम करेंगे, और एट द एंड में तुम्हें वो सब अचीव हो जाएगा जिसके लिए तुमने अपना बिजनेस शुरू कर रखा है। आई होप तुमको यूनिटी ऑफ डायरेक्शन समझ आएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे, वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। बच्चे ध्यान रखेंगे, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट क्या बताता है? द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी वन इंडिविजुअल एम्प्लॉय। बहुत सिंपल है, बहुत बड़ा नाम है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सर जो मीनिंग है वो भी कठिन होगा। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट बताता है कि पर्टिकुलरली आपका जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है वो देखा नहीं जाएगा, आपका जनरल इंटरेस्ट देखा जाएगा। इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सकता हूं कुछ इस तरीके से कि अगर आप अकेले बैठ के किसी बाजार में स्ट्राइक करें कि हमारी मांगे पूरी करो, तो आप पे कोई घंटा ध्यान भी नहीं देने वाला। लेकिन यहीं पे अगर आपके पास 300-400 लोगों का गुट है, उसके बाद स्ट्राइक करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपकी जो पर्टिकुलरली मांग है वो ऊपर कोर्ट्स तक का पहुंचाई जाएगी। तो सिंपल कहा जाता है इस लाइफ में, बिजनेस में, चाहे कहीं पे भी हो, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को कभी भी मान्यता नहीं दी जाती है, सबके जनरल इंटरेस्ट पे मान्यता दी जाती है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि यहां पे बताया जा रहा है कि अगर आप अपनी सैलरी बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने बोनस लेना चाह रहे हैं, तो आप एक इंसान की वजह से, एक एम्प्लॉय की वजह से बाकी सारे स्टेक होल्डर्स को पर्टिकुलरली क्या है, उनको घाटा नहीं करवाया जाएगा। और सिंपल यहीं पे ही बताया गया है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं माना जाएगा, जनरल इंटरेस्ट माना जाएगा। मतलब अगर सबकी सहमति होगी तभी उस पर कोई काम किया जाएगा, इंडिविजुअली उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या बताता है? द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज इन द ऑर्गेनाइजेशन, बोथ एंड एम्प्लॉयज एंड employees and the organization. The wages should be encourage the worker to work more and better. बच्चे ध्यान रखना, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या बोलता है? रिपीट विद मी, रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज बताता है कि आपको ओवरऑल पेज और कंपनसेशन जो है वो बेस्ट एंड फेयर मेथड में देनी पड़ेगी। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि आपने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया और लेडी वर्कर को कम दिया और जेंट्स वर्कर को ज्यादा दे दिया, या फिर आप वर्किंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हैं, या फिर सिंपल कहने का मतलब क्या है कि आप कोई भी तरीके से रेम्यूनरेशन, मतलब जो पैसा है, जो सैलरी है, वेजेस है, जो इंसेंटिव्स हैं, उनको आप हेर फेर कर रहे हैं, ये नहीं कर सकते हैं आप। तो बताया जा रहा है रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज सिंपली सेज कि जो एम्प्लॉइज का रेम्यूनरेशन है वो हर एस्पेक्ट में फेयर होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, अच्छा बच्चे ध्यान रखना, मैंने तुमको एक्सप्लेनेशन तो दे दिया। इसके बाद तुम क्या करोगे? इसके बाद तुम्हारा दिक्कत ये होगी कि तुम इसके बाद आंसर राइटिंग करोगे, और आंसर राइटिंग में तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होगा। और जब आंसर राइटिंग में तुम्हारे पास कंटेंट नहीं होगा तो बेसिकली क्या होगा कि तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज हो जाएगा। अब तुम बोर्ड की कॉपी में कंटेंट बनाओगे, आंसर राइटिंग करोगे, या फिर तुम अपना टाइम मैनेज करोगे, तुम क्या करने वाले तुमको खुद नहीं पता कुछ। आपको बोर्ड्स की कॉपी में आपके पैराग्राफ से नंबर नहीं मिलते, आपको मिलते हैं की पॉइंटर से, और जो आंसर चेक करता है उसके पास भी कीज़ होती हैं, कीज़ पॉइंटर। तो ध्यान रखना, मैं हर वीडियो के की पॉइंटर्स लाने वाला तुम्हें बोर्ड से पहले, उस वीडियो को जरूर देख लेना, और फिर उसके बीच में, उनकी पॉइंटर्स के बीच में अगर तुमने सेल्फ थ्योरी भी लगा दी तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो दैट मीन्स तुम सेल्फ थ्योरी के साथ तुम अपने आंसर की क्वालिटी मेंटेन कर सकते हो, और वो की पॉइंटर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उस वीडियो को देख लीजिएगा, आई बेट श्योर तुम्हारे पेपर बहुत अच्छे होने वाले हैं। ओके, तो आई होप तुम्हारे ये चीज समझ आ गई। तो बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक पे। रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज खत्म होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखते हैं लिखा क्या हुआ है डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन में। तो यहां पे लिखा हुआ है सेंट्रलाइजेशन मींस कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजंस मेकिंग अथॉरिटी इन अ फ्यू हैंड्स एट द टॉप लेवल।
Decentralization means evenly distribution of power at every level of management. Both should be balanced. बच्चे ध्यान रखना, डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन दोनों का ही बैलेंस, जैसे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का रिलेशन बना के रखना था, वैसे ही सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का भी आपको रिलेशन बना के रखना पड़ेगा। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि अथॉरिटी कुछ लोगों के हाथ में रखना। सिंपल स्ट्रक्चर में यहां पे बताया जाता है कि अगर मुझे ओन करना है अपने बिजनेस को और मैं चाहता हूं कि मैं ही डिसीजन लूं और कोई भी डिसीजन ना ले, तो यहां पे पर्टिकुलरली क्या होता है? सेंट्रलाइजेशन होता है। वही में बात करेंगे हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन की, तो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है अपनी अथॉरिटी पावर को थोड़ा थोड़ा करके बांट देना, जैसे हमारा सरदर्द थोड़ा कम हो जाए और हम लोग थोड़ा सा प्रोडक्टिव हो जाए। कुछ ऐसी जगहें जहां पे आपका ध्यान ना देना भी थोड़ा ठीक ही है, काम चल जाएगा, तो आप उस चीज को किसी और सबऑर्डिनेट को दे सकते हैं। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि जो बिल गेट्स हो गए, वॉरेन बफे हो गए, आपके इलन मस्क हो गए, ये सारी की सारी चीजें अपना अकेले मैनेज नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्टिव चीजों में मैनेजमेंट रखते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब बस इतना ही बच्चे कि यहां पे सेंट्रलाइजेशन मतलब अकेले राज करना और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब अपनी अथॉरिटी को कुछ लोगों में बांट देना, जिससे आपका बोझा थोड़ा हल्का हो जाए और आप थोड़े से प्रोडक्टिव हो जाए। दोनों का ही बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड हो जाएंगे, सिर्फ एक का राज रखेंगे, तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइज हो जाएंगे तो आप इतने खाली हो जाएंगे और दूसरे लोग राज करेंगे आपके बिजनेस में। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई होगी। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जो स्केलर चेन। स्केलर चेन बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चा। स्केलर चेन का जो टॉपिक है वो बताता है द फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन द सुपरवाइजर एंड सबऑर्डिनेट्स फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक नोन एज द स्केलर चेन। The chain should not be violated, but in emergency, employees of the same level can talk with each other by gang plank. तो बच्चे ध्यान रखना, यहाँ पे मैं बात करूँ स्केलर चेन की, और स्केलर चेन एक हायरार्की है। हायरार्की का मतलब एक सीक्वेंशियल ऑर्डर है, जिसमें तुम पर्टिकुलरली क्या करते हो। अब डायरेक्टली तुम्हारा स्कूल है, तुम स्कूल में जाते हो तो डायरेक्टली प्रिंसिपल से तो बात नहीं करते हो, तुम सबसे पहले अपनी दिक्कतें मॉनिटर को बताते हो, मॉनिटर फिर हमें क्लास टीचर को बताता है, क्लास टीचर फिर क्या कहते हैं उसको वाइस प्रिंसिपल के पास ले जाता है, वाइस प्रिंसिपल उसको प्रिंसिपल के पास ले जाता है। और स्पेसिफिकली क्या है कि आप डायरेक्टली प्रिंसिपल के पास नहीं जा सकते। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है, स्केलर चेन का मतलब क्या होता है, आपको एक सीक्वेंशियल ऑर्डर मेंटेन करना होता है। तुमको कोई भी चीज करनी तो पापा से डायरेक्टली बात तो नहीं कर लेते हो, यहाँ पे पहले मम्मी से बोलते हो, और मम्मी से बोलते हो तो मम्मी आपके पापा को बता देती हैं। कुछ लोग होते हैं फ्रैंक होते हैं, अपने पिताजी से डायरेक्टली बात कर लेते हैं। तो सिंपल कहने का मतलब है स्केलर चेन वायोलेट नहीं होनी चाहिए आपके बिजनेस में। बिजनेस में स्केलर चेन चलती है, पहले भी चलती थी, आज भी चलती है और चलती रहेगी। सिंपल बताया जाता है कि स्केलर चेन बस इतना कहती है कि आपको चेन फॉलो करनी है। लोएस्ट लेवल वाला मैनेजर टॉप लेवल से बात नहीं कर सकता, समझ गए। आपके क्या कहते हैं जो लेबर्स हैं वो मिडिल लेवल से बात नहीं कर सकते। चेन फॉलो करनी है, नीचे से ऊपर, लोअर टू मिड, मिड टू टॉप सिर्फ सजेशन जाएंगे, टॉप टू मिड, मिड टू बॉटम सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स जाएंगे। तो ऊपर से नीचे ऑर्डर फ्लो करता है, नीचे से ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्लो करती हैं। सिंपल कहने का मतलब है सजेशंस फ्लो करते हैं, और यही है आपका स्केलर चेन, एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में बातचीत करना। आई होप तुमको ये चीज समझ आई हो। बढ़ते स्टूडेंट्स अपने अगले प्रिंसिपल पे, दैट इज ऑर्डर। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन शुड बी इन अ डेजिग्नेटेड प्लेस. People and material must be in suitable place at appropriate time for maximization efficiency. ध्यान दे बच्चा, यहाँ पे ऑर्डर का मतलब कोई शासन जताना नहीं है। ऑर्डर का मतलब है हर चीज का एक ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए। जैसे तुम लोग अपने कोई फ्रेंड के घर जाते हो, उसका घर बहुत मेंटेन रहता होगा, उसके घर में ऑर्डर बहुत अच्छा है। हर चीज हर जगह पे नहीं होनी चाहिए, हर चीज अपनी व्यवस्थित जगह पे होनी चाहिए। अब तुम अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में गए और देखा वहां पे हार्पिक का डब्बा रखा हुआ है, तो तुमको कैसा फील होगा? ऑब्वियसली बात है, अजीब फील होगा। और तुम वॉशरूम गए तो देखा वहां पे प्रिंसिपल बैठा हुआ है। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है कि ऑर्डर मेंटेन नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। सिंपल की बात यही की जा रही है कि आपको हर चीज की एक स्पेसिफाइड प्लेस बनानी चाहिए, और उस स्पेसिफाइड प्लेस में उन चीजों को रखना चाहिए जैसे आपको पता हो जरूरत लगने पे कि वो चीज कहाँ पे रखी हुई है, जिससे आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। और यही तो बताया गया है ऑर्डर में। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है इक्विटी। नीचे कुत्ते भौंक रहे हैं, प्लीज इग्नोर करना। तो इक्विटी की बात करते हैं। द वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड बायसनेस। बेसिकली कहने का मतलब है इक्विटी मेंटेन रखनी है। ये इक्विटी एंड लायबिलिटी वाला इक्विटी नहीं है, यहाँ पे इक्विटी का मतलब होता है पर्टिकुलरली आप इक्वालिटी मेंटेन रखिए। इक्वालिटी मेंटेन रखिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, एज में क्या कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, कलर में डिस्क्रिमिनेशन मत कीजिए, जेंडर में डिस्क्रिमिनेशन मत करिए, सबको इक्वली टाइट करिए और सबको इक्वली आप बैलेंस करिए। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, सब में एक बना के रखनी चाहिए, यही इक्विटी बताता है, और बहुत ज्यादा कठिन नहीं था कुछ। आगे बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय रिगरस प्रोसीजर, द सेलेक्टेड पर्सन शुड बी केप्ट एट द पोस्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड डिसाइडेड टू शो द रिजल्ट। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल बताया जा रहा है। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल क्या मतलब है, आपको स्टेबल रहना है।
सिंपल कहने का मतलब क्या है, स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। आपने कोई भी एम्प्लॉय अपने यहाँ हायर कर रखा है तो उसको एक फिक्स्ड टेन्योर मतलब फिक्स्ड टाइम पीरियड तक का अपने बिजनेस में रखिए, चाहिए तो कॉन्ट्रैक्ट करा लीजिए। स्टाफिंग में बताया जाता है आखिरी में कॉन्ट्रैक्चुअल होता है, कॉन्ट्रैक्ट करा लीजिए। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिना कॉन्ट्रैक्ट के आदमी को रख लेंगे तो वो पर्टिकुलर टाइम के बाद उस पर्टिकुलर बिजनेस को छोड़ भी सकता है। और आप एक ऐसी जगह पे जॉब नहीं करना चाहेंगे जहां पे एक हफ्ते में 10 लोग छोड़ के जा चुके हैं या फिर उनको भगा दिया गया। पर्टिकुलरली क्या है, यही बताता है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल आपकी गुडविल को बहुत इफेक्ट करता है। अगर आप इतने लोगों को भगा क्यों रहे हैं या फिर इतने लोग आपकी कंपनी को छोड़ के जा क्यों रहे हैं, तो ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन मार्क्स लगा देता है लोगों के दिमाग में और वो लोग आने से घबराने लगते हैं। और यही चीज बताई गई स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल में, पर्सनल की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट वी आर प्रोसीडिंग विद इनिशिएटिव, और इनिशिएटिव का मतलब क्या है, वर्कर्स शुड बी एनकरेज्ड टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इंप्रूवमेंट। इनिशिएटिव मींस टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। बच्चे ध्यान रखना, इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप चीजों को लेकर अगर डरते रहेंगे या फिर अगर आप सोचेंगे कि कुछ खराब हो गया तो, या अगर आप सोचेंगे या फिर कुछ आपका डिसबैलेंस हो गया तो, या फिर आप यही सोचते रह जाएंगे कि अगर शुरू किया तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, और यही सोचते सोचते आपका पूरा समय निकल गया। बच्चे ध्यान रखना, इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इनिशिएटिव आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड करता है। और अगर यही इनिशिएटिव जो आपके वर्कर्स हैं वो लेने लगे, वो नई नई चीजों पे अपना सबसे पहला कदम रखने लगे, तो आपका बिजनेस किन ऊंचाइयों पे पहुंच जाएगा इसको आप सोच भी नहीं सकते। और यही चीज बताई गई है इनिशिएटिव में कि आपको इनिशिएटिव लेने, फर्स्ट एक्शन लेना, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेनी, और जो सबसे पहला कदम रखता है वही सबसे आगे बढ़ सकता है। आपको बेस्ट होने का जरूरत नहीं है, आपको फर्स्ट होने का जरूरत है। और ये लाइन जैक मा ने कही। तो सिंपल कहने का मतलब है इनिशिएटिव लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसके बाद अगर हम बात करें एस्पिरिट द कॉर्प, तो यहां पर लिखा मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग द एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम वर्क। सिंपल यहां पे कहा गया है मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। एस्पिरिट द कॉर्प का मतलब क्या होता है, यूनिटी इन एक्शन। हर चीज आपको स्पेसिफिकली क्या है, एकता पूर्वक करनी पड़ेगी। अगर आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे या फिर ये सोचेंगे कि आप अलग हैं उन लोगों से, या फिर वो आपके कोई काम के रही हैं, या फिर आप उनसे बहुत ज्यादा सुपीरियर हैं, आप कभी भी एक साथ काम नहीं कर सकते। इंडिविजुअल्स आ जाएगी, आप लोग क्या कहते हैं एकता से कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। एस्पिरिट द कॉर्प नहीं लग पाएगा। तो एस्पिरिट द कॉर्प का मतलब सेम इतना ही है कि एकजुट होकर काम करिए, यूनिटी इन एक्शन रखिए। जैसे आपका भारत चलता है वैसे आप अपने बिजनेस को चलाइए। एंड आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई हो। और खत्म होते हैं हमारे पूरे के पूरे फ्योल के प्रिंसिपल, और इनको एक बार तुम रिवाइज कर लेना। और अगर कोई नहीं समझ आया तो दोबारा से एक बार रिपीट देख लेना। और अगर तुम्हें ये एक्सप्लेनेशन समझ आया तो मैं तुम्हारे लिए अगला एक्सप्लेनेशन ला रहा हूँ FW टेलर का, जहां पे उनके मैं साइंटिफिक टेक्निक्स और उनके प्रिंसिपल्स को लाके पूरा का पूरा चैप्टर यहीं पे क्लोज कर दूंगा और एंड हो जाएगा यार। सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते जल्दी से, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे और धन्यवाद।